नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर लगा दी। अब इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा, यानी ईडब्ल्यूएस का ये आरक्षण जारी रहेगा। लेकिन इसी के साथ बिहार में सियासत तेज हो गई है। – 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक मारा था। ये मास्टर स्ट्रोक था सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का। केंद्र के इस फैसले से देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। तब देश की सियासत इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में बंट गई थी। अब 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से इस फैसले को संवैधानिक और वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा को बाधित नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस कोटे से सामान्य वर्ग के गरीबों को फायदा होगा। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार के नीतियों की पुष्टि या वो न्यायिक समीक्षा में खड़ी उतरी है। आर्थिक आधार पर भी जो कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान की शुरुआत बिहार ने की। फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी ने आरजेडी पर तंज कसा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पूछा है कि अब किस मुंह से आरजेडी के लोग सवर्णों से वोट मांगेंगे। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। दरअसल जब ये बिल पास हुआ था तब कुछ पार्टियों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाली पार्टियों में लेफ्ट और डीएमके के साथ आरजेडी भी थी। फैसले के बाद भी आरजेडी के सुर नहीं बदले हैं, लेकिन आरजेडी के नेता थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं ने इसी फैसले की आड़ में जातिगत जनगणना की सियासत तेज कर दी है। तब तो बैरियर टूट गया ना। जो बैरियर टूट गया तो जो छूटे हुए लोग हैं उन पर भी सरकार ध्यान देगी। इसलिए मैं तो जातीय आधारित जनगणना की चर्चा लगातार हम करते रह रहे हैं कि आखिर साइंटिफिक डेटा एक उपलब्ध होनी चाहिए जिसके आधार पर हम और बचे हुए लोगों का हम अवसर उनको दे सके। बहरहाल ईडब्ल्यूएस पर फैसला उस वक्त आया है जब बिहार में तमाम दल A to Z की राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को छोड़ बाकी पार्टियों ने जिस तरीके से बिहार में जल्द से जल्द जातिगत जनगणना की मांग उठाना शुरू कर दिया है, उससे तय है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। देश में पहले से ओबीसी 27% और SC/ST 22.5% आरक्षण है। 2019 में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया, संविधान में 103वां संशोधन किया और गरीब सवर्णों को भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे दिया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को दिए गए 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। फैसले को चुनौती देने वालों का तर्क ये था कि आरक्षण का अर्थ गरीबी से ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण से अवसर की समानता का अंत हो जाएगा। इससे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई 50% आरक्षण की सीमा का भी उल्लंघन होगा और ये आरक्षण संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थक का जो है उनका तर्क ये था कि इससे किसी भी तरह SC/ST और OBC के अधिकारियों का हनन नहीं होगा।
ये व्यवस्था SC/ST और OBC आरक्षण को छेड़े बिना की गई है। इसे संविधान के मूल ढांचे का कोई उल्लंघन नहीं होगा। EWS के 10% आरक्षण से गरीबों को फायदा होगा जिन्हें इसकी जरूरत है। इस आरक्षण से किसी और के आरक्षण को कोई नुकसान नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इस पर सुनवाई की और 5 जजों की पीठ में 3 और 2 से EWS आरक्षण को उचित ठहरा दिया गया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने EWS कोटे के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इन जजों ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता, जबकि चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने असहमति जताते हुए इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया है। लेकिन अब इस फैसले के सामने आने के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का सालाना मिलता है, लेकिन बिहार सरकार केवल 4,000 करोड़ ही केंद्र से लेती है। यानी दिल्ली से बिहार को 10 रुपए में से सिर्फ 4 रुपए ही आते हैं। जो पैसे आते हैं उसमें भी 30% कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाता है। देश भर में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवाने वाले, अपनी रणनीति से कई नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में मदद कर चुके चुनावी रणनीतिकार PK उर्फ प्रशांत किशोर आजकल बिहार सरकार की पोल खोलने में लगे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को 10,000 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, लेकिन बिहार सरकार केवल 4,000 करोड़ ही केंद्र से लेती है। यानी दिल्ली से बिहार को 10 रुपए में से सिर्फ 4 रुपए ही आते हैं और जो मिलता है उसमें भी 30% कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाता है। सरकार को दिल्ली से मिलता है 10,000 करोड़ रुपया साल का। 10,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार अगर चाहे तो दिल्ली के सरकार से, दिल्ली के बजट से ले सकती है, ताकि यहाँ के लोगों को मनरेगा में मजदूरी मिले। हमने के पिछला 7 साल से कितना रुपया लेता नहीं जा, 4,000 करोड़ रुपया। मतलब 10 रुपया में 4 रुपया लेता नहीं जा। इतना खा पी के जा अफसर मस्त बाड़न कि 10 में 6 रुपया हमने के दिल्ली में छोड़ देता नहीं जा। 4 रुपया जो ना हो तो हमें 30% कमीशन पहले PC लेता अफसर, 30% 40%। तो जाके आदमी के दुर्दशा ना हुई तो क्या हुई रहा बताएं। मनरेगा को लेकर बिहार सरकार प्रशांत किशोर के हमले से JDU नेता तिलमिला गए हैं। JDU प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि प्रशांत किशोर BJP की B टीम की तरह बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की भाषा भाजपा के नेताओं की भाषा से मैच खाती है। भाजपा की B टीम बनकर बिहार में घूम रहे हैं। कहां से फंडिंग हो रही है हर कोई समझ रहा है। किस तरह से ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मनरेगा को लेकर नीतीश सरकार पर प्रशांत किशोर के हमले ने BJP को भी बोलने का मौका दे दिया है। BJP सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि बिहार की सरकार को विकास की कोई चिंता नहीं है। बिहार में विकास की गति धीमी ही नहीं है, नाम मात्र की है। बिहार का स्वास्थ्य, बिहार की शिक्षा, बिहार का पर्यटन, बिहार की सड़कें आप देख लीजिए। ये दिखाई पड़ती है कि बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोगों की रुचि सिर्फ अपने को समृद्ध करने में है, न कि राज्य को की उन्नति में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आजकल अपनी जनसुराज यात्रा पर हैं। अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लगातार सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। PK ने ताजा हमला पश्चिम चंपारण के योगा पट्टी में किया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर के दावे में दम है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ बिहार सरकार आरोप लगा रही है कि उन्हें केंद्र से जरूरी मदद नहीं मिल रही, दूसरी ओर अगर केंद्र का पैसा वापस हो जाता है तो ये चिंताजनक बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए।
मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है। मनरेगा मजदूरों को 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है। मनरेगा ग्रामीण इलाके में रोजगार देने का एक बड़ा जरिया है, जिसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को पैसे देती है। प्रशांत किशोर के अनुसार मनरेगा के लिए केंद्र सरकार से बिहार को 10,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। 10,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ ही सरकार लेती है, यानी 6,000 करोड़ रुपया वापस हो जाता है। बिहार सरकार अगर केंद्र के 10,000 करोड़ का उपयोग करती तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता, क्योंकि बिहार में रोजगार की कमी है, ये किसी से छिपी बात नहीं है। अगर बिहार सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर यहां पर ऐसे 10,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ रुपए ही क्यों लिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। लालू यादव की बेटी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने गोपालगंज में आरजेडी के हार के लिए ओवैसी और मामा साधु यादव को जिम्मेदार ठहराया है। अपनी तुलना कंस से करने पर साधु यादव ने अपनी भांजी रोहिणी आचार्य और भांजे तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। साधु यादव ने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट 7 समंदर पार सिंगापुर से किया गया है। लालू प्रसाद की बेटी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी के हार के बाद ट्वीट करते हुए लिखा है, तेजस्वी अर्जुन के तीर की भांति अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखें। राहों में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आ ही जाती है, कभी ओवैसी के रूप में तो कभी कंस के रूप में, मगर मुश्किलों से लड़कर ही बीजेपी जैसी षड्यंत्रकारी पार्टी को हराना है, और वो भी ऐसी हार जैसे भारत से अंग्रेजी सत्ता की विदाई हुई हो। अपनी तुलना कंस से करने पर साधु यादव ने भांजी रोहिणी आचार्य और भांजे तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। साधु यादव ने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करे। भाई देखिए, बच्चा बुतरू सब है, सबके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो सबको सुबुद्धि भगवान दे, नहीं बोलने के लिए अच्छा रहेगा। 3,000 रुपया में एक वोट खरीदा गया है। 3,000 रुपया में एक वोट खरीदने का काम इन लोगों ने किया है। धनबल का भी प्रयोग कर रहे हैं, दारू का प्रयोग कर रहे हैं। क्या मजाक है भाई। अब फिर भी आप कह रहे हैं कि हम कौन वोट पा लिए। दरअसल गोपालगंज में आरजेडी उम्मीदवार की हार महज 1,794 वोटों से हुई है। आरजेडी नेता कम मार्जिन से इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या किसी के चुनाव लड़ने पर या पत्नी को चुनाव लड़ाने पर उसके लिए कंस जैसे शब्दों का प्रयोग करना जायज है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, रोहिणी ने साधु यादव को आखिर कंस क्यों कहा। दरअसल गोपालगंज से आरजेडी उम्मीदवार की हार हुई है। आरजेडी उम्मीदवार की हार महज 1,794 वोटों से हुई। साधु यादव ने गोपालगंज से अपनी पत्नी इंदिरा यादव को उतारा था। साधु यादव की पत्नी को 8,000 से ज्यादा वोट मिले। आरजेडी के लोग मानते हैं कि साधु की पत्नी खड़ी नहीं होती तो ये वोट आरजेडी के खाते में चले जाते, ऐसे में उनका नुकसान नहीं होता और वहां पर भी आरजेडी की जीत हो जाती और इसी वजह से अब साधु यादव पर निशाना साधा जा रहा है। बढ़ते आगे। सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी गदगद हैं और एक बार फिर से बीजेपी को उन्होंने आड़े हाथों लिया। जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट में सच्चाई की जीत हो ही गई। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। केंद्रीय जांच एजेंसियों की चौतरफा दबिश से जूझ रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज में गड़बड़ी को लेकर उनके खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने 17 अगस्त को ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया था। इसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की चमक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर साफ दिखाई दी। मुंह मोड़ के बैठ गए हैं कि किन प्रकार सरकार बनने के बाद से ही ये सरकार गिराने पर लगे हुए। कभी विधायक को तोड़ फोड़ करने का काम,
कभी मंत्री को तोड़फोड़ करने का काम, कभी मुख्यमंत्री पर बेबुनियाद आरोप। अजीबोगरीब स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही याचिका को सुनवाई के अयोग्य ठहरा दिया, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही ईडी की जांच जारी रहेगी। लेकिन सर्वोच्च अदालत के फैसले ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आत्मविश्वास जरूर लौटाया है। जमशेदपुर में आयोजित आपकी सरकार अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी की जमकर खिंचाई की और कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए कोर्ट में पीआईएल दायर कराने वाला गिरोह बनाया गया है, पर जीत सच्चाई की हुई। हमारे ऊपर जो आरोप लगा, इसी मुकदमे को इसी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और अब फिर से उसी को दायर करके सही ठहरा दिया। अजीब हालत है, ये समझ से परे है। और इसी केस को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहीं पर नहीं रुके, लगे हाथ पिछले 2 दिनों तक चले इनकम टैक्स छापे पर भी सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कि छापे में जितनी रकम मिली उससे ज्यादा तो छापेमारी पर खर्च कर दी। ये इनकम टैक्स ईडी छापा मारता है 100 जगह पर, 80 जगह पर, और मिलता कितना है? 1.25 करोड़ रुपया। गजब बात। 10-20 करोड़ रुपया तो छापा मारने में लगा दिया, मिलता है कितना? ये शुरू से ही आप देख लीजिए। केंद्रीय एजेंसियों के चौतरफा हमले से घिरे सत्ता पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले ने बड़ी संजीवनी दी। इसकी झलक जमशेदपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयानों में साफ साफ सुनाई दी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और अब आप खबर तो समझिए, लीज आवंटन से जुड़ा है ये पूरा मामला। शेल कंपनियों में निवेश का भी मामला है इसमें, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। हाईकोर्ट ने याचिका को मेंटेनेबल माना था, मतलब सुनने योग्य था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीएम हेमंत सोरेन को संजीवनी मिली। जांच एजेंसियों के चौतरफे हमले से घिरे थे सीएम हेमंत सोरेन। विपक्ष के लिए लीज आवंटन मामला और शेल कंपनी में निवेश का मुद्दा काफी अहम था। विपक्ष लगातार जेएमएम पर हमला कर रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका को मंजूर किया जाता तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती थीं, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी शराब की सप्लाई जारी है। दूसरे राज्यों से बैठे बड़े शराब माफिया बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ते शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बड़ी बैठक की। सीएम की बैठक में मुख्य सचिव समेत विभाग के मंत्री और सचिव भी मौजूद रहे। सीएम ने शराबबंदी कानून को और प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। सीएम ने बड़े शराब माफियाओं को पकड़ने और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने के भी निर्देश दिए हैं। ने निर्देश दिया कि नाजायज शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ चल रहे अभियान को और भी सघन बनाया जाए, उसमें तेजी लाई जाए, और जो शराब सप्लाई करने वाले हैं, चाहे राज्य से बाहर के हों या राज्य के अंदर के हों, या जो उसका भंडारण करते हैं या जो बिक्री करते हैं, उनको ही पकड़ा जाए। पीने वालों को पकड़ने की अपेक्षा जो सप्लायर हैं उनको पकड़ने पर बल है। उनके स्ट्रेस है कि हम सप्लाई साइड पे ज्यादा ध्यान दें और पीने वालों पर ज्यादा ध्यान वो ना दें। इसी वजह से आपको याद होगा हम लोगों ने अप्रैल में सुधार किया था कि पीने वालों को हम लोग अगर पकड़ते हैं तो 2000 रुपये फाइन देकर छोड़ सकते हैं। केवल उन्हीं को हम लोग जेल में भेजते हैं जो दोबारा पीते हुए पकड़े गए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अक्टूबर माह में 20,000 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें आम लोग के अलावा खास लोग भी हैं। और अब आप खबर तो समझिए, शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तमाम जतन के बावजूद बिहार में शराब की तस्करी जारी है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से शराबबंदी की समीक्षा की।
नीतीश को पता है कि तस्करों को जेल भेजने से ही शराबबंदी सफल होगी, क्योंकि जब शराब आएगी ही नहीं तो कोई पिएगा कैसे। यही वजह है कि सरकार अब भी शराबियों से ज्यादा शराब तस्करों पर कड़ाई के मूड में नजर आ रही है। बढ़ते आगे, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। और बेतिया में जब बीती रात पुलिस की टीम ने शराब माफिया को रोकने की कोशिश की तो मौके से भागने के बजाय ये माफिया पुलिस जवानों से भिड़ गए और फिर करीब 4 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें एक शराब माफिया की मौत हो गई, जिसके लिए पुलिस अपना पीठ थपथपाने में लगी हुई है। बिहार में शराब माफिया बेखौफ, कल तक कानून से आंख मिचौली, अब पुलिस के सीने पर दाग रहे गोली। शराबबंदी वाले बिहार में कल तक जो शराब माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शराब का कारोबार कर रहे थे, वही माफिया अब कानून को सीधी चुनौती दे रहे हैं और पुलिस वालों के सीने पर गोली दागकर नशे का धंधा करने पर उतर आए। बेतिया पुलिस को यूपी की तरफ से शराब की बड़ी खेप आने की खबर मिली थी, जिसके बाद रविवार को शराब और माफिया को पकड़ने के लिए भरहुआ और वीरवर घाट के बीच भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। देर रात करीब 2 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से श्रीनगर का बैजुआ दियारा दहल उठा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वहीं 2 और